उस समय अराउंड 60 lakhs के पैकेज पे था। उसको छोड़ के फुल टाइम मैंने अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और इन सारी चीज़ों पे मैंने फोकस किया। मार्केट में पैसा जितना कमाना आसान है, उससे दुगना या 10 गुना ज़्यादा आसान लूज़ करना। जब मैं ट्रेडिंग करूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लॉस करूँ। अगर आपने इसको कसीनो की तरह ट्रीट किया तो जो ट्रीटमेंट आपको कसीनो देता है वही देगा आपको, और बाद में आप फिर कुछ भी करते रह जाओ। एक बार पैसा चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता। मैं रिटेलर से एक रियलिटी चेक पूछना चाहूँगा। आप नोट करके देखिए, जितने भी आपके बड़े लॉसेस हुए हैं, क्या वो एक्सपायरी के दिन हुए हैं? क्या आपने उस दिन एवरेजिंग करी थी? ये मैंने लर्निंग सीखी, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां करी। एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा हल्का ट्रेड करें, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा करके करें, क्योंकि जो मैंने गलतियां करी हैं, मुझे उनका एक्सपीरियंस है। अगर हम बड़े लॉसेस से बच गए तो इस मार्केट से जो है पैसा कमाना बहुत आसान है। लेकिन इस मार्केट में पैसा जितना कमाना आसान है, उससे दुगना या 10 गुना ज़्यादा आसान लूज़ करना भी है। क्योंकि अगर आपने मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट किया तो आप पैसा बना लोगे, लेकिन अगर आपने इसको कसीनो की तरह ट्रीट किया तो जो ट्रीटमेंट आपको कसीनो देता है वही देगा आपको, और बाद में आप फिर कुछ भी करते रह जाओ। एक बार पैसा चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता। दोस्तों, मेरा नाम है अमित धमीजा और आज मैं आपसे बात करूंगा अपनी लाइफ की जर्नी की, और किस तरीके से मैं स्टॉक मार्केट में आया, किस तरीके से मैं अपनी एजुकेशन को, अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को लेकर के चला, किस तरीके से मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ा और फुल टाइम ट्रेडिंग में आया, और मैंने क्या क्या गलतियां करी और क्या क्या उनसे सीखा। मैं शुरुआत करता हूं आज अपनी स्टूडेंट लाइफ से। जब 11th में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले कॉमर्स लिया, तो मुझे कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स जब पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे शेयर्स के बारे में बात होने लगी। तो वहाँ पे एक फैसिनेशन मुझे डेवलप हुआ, यार ये चीज़ क्या है। फिर हमारे टीचर ने हमें बताया कि कैसे उनके कोई फ्रेंड हैं जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से उसमें उनको बोनस मिलते गए, उन्होंने उन बोनस शेयर्स को बेच करके अपनी बेटियों की शादी करी और किस तरीके से अपनी रिटायरमेंट जर्नी को वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये तो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उम्र उस समय 11th क्लास में थे तो उम्र बहुत छोटी थी, शायद 16 ईयर्स का था मैं। तो मैंने भी कोशिश करी थोड़ा थोड़ा कि स्टॉक्स के बारे में जानूं, कुछ करूं, लेकिन उम्र कम थी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। धीरे धीरे कट्टू 12th हुआ अभी हमारा। तो 12th के बाद एक दोस्त के साथ ऐसे ही घूमते घूमते जस्ट उसका कोई फ्रेंड आया, उसने बोला कि भाई वो लास्ट डेट आ रही है, कंपनी सेक्रेटरी के फॉर्म्स निकले हुए हैं, 31 मार्च की लास्ट डेट है, और शायद हम 26 या 27 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ 1995 की। तो उस समय उसने कहा हाँ हाँ मुझे फॉर्म भरना है। तो मैंने कहा यार ये क्या कोर्स है, क्या फीस है इसकी, क्योंकि उस समय हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते थे। तो सभी लोगों को यही रहता था कि यार बहुत ज़्यादा हाई पेइंग कोर्स ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा फीस हो। तो पता उसने कहा अरे कुछ नहीं, सिर्फ 800 की फीस है। तो मैं जा रहा हूँ 2 दिन पहले, तूने चलना है तू भी चल। मैंने कहा हाँ हाँ भाई 800 का है तो मैं तो ज़रूर ज्वाइन करूँगा। और मैंने कहा भाई पर ये कोर्स है क्या? उसने कुछ समझाया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। मुझे सिर्फ ये पता था कि जैसे सेक्रेटरी होता है कुछ कंपनीज़ के अंदर, बट कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है कुछ बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बस ठीक है 800 का है और ये कर रहा है तो कुछ ठीक ही कर रहा होगा। हम गए जा करके बुक्स लेके आए और देखा इतनी बड़ी-बड़ी बुक्स। तो मेरे दोस्त ने तो उसी दिन बोल दिया भाई ये बुक्स तुझे चाहिए तो तू ले जा, इतनी बड़ी बुक्स है मुझसे तो पढ़ी नहीं जाएंगी, मैं तो मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसने तो मैकडॉनल्ड्स एज फ्लोर मैनेजर ज्वाइन कर लिया और मैं उन बुक्स को देखने लग गया कि भाई इन बुक्स के अंदर है क्या, पढ़ना क्या है। कुछ दिन बाद मुझे भी लगा यार शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इस बीच में क्या हुआ, 12th का रिजल्ट भी आ गया, और 12th का रिजल्ट आया, अब हमारे आए 53%। हमारे साथ के जितने बच्चे थे सबका रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, और हमें बात समझ में आ गई कि भाई हम तो इस पढ़ाई की रेस में पिछड़ गए हैं बिल्कुल ही। अब वो पिछड़ गए, माइंडसेट नेगेटिव चला गया, डोर टू डोर मार्केटिंग करने लगे, घर घर जा करके सीनरीज बेचने लगे, नाइफ सेट बेचने लगे। 2-4 महीने उन्हीं चीज़ों में लगे, फिर लगा यार कि कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्योंकि किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं था, लेकिन घर वालों का बहुत तगड़ा सपोर्ट था। पर्टिकुलरली मेरी मदर ने मेरे को बहुत ज़्यादा पुश किया, नहीं बेटा तू थोड़ा पढ़ाई में कोशिश कर, तू शुरू से अच्छा चल रहा था, 12th में तू एक डिप हुआ है, तू दोबारा से ट्राई कर, दोबारा से अभी अपनी ग्रेजुएशन में ढंग से पढ़ाई कर, हो सकता है तेरा अगले साल किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और तूने सीएस ज्वाइन किया था उसमें कुछ कर। तो हम एक छोटी सी एक मैगजीन आती थी स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी करके, उसमें एक दिन कुछ क्लासेस के बारे में जिक्र था कि यहाँ पे क्लासेस करा रहा है इंस्टीट्यूट। तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ये 4000 की फीस है, ये कर लूँ क्या? उस समय 4000 रुपये की बहुत वैल्यू थी, अराउंड 95-96 की बात कर रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा कर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई के लिए जो मर्जी कर, हम खड़े हैं। अब होता क्या है, मैं
क्लासेस करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, वहाँ पे मेहनत करता हूँ। कॉलेज में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और मेरा रेगुलर कॉलेज में सेकंड ईयर में माइग्रेशन हो जाता है साथ में। अब सीएस का जो रिजल्ट आता है सीएस फाउंडेशन का, मैं खड़ा हुआ था और मेरे साथ एक वो लड़का खड़ा हुआ था जो एसआरसीसी में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि इंडिया का टॉप कॉमर्स कॉलेज माना जाता है, वो लड़का भी रिजल्ट चेक कर रहा था और मैं भी चेक कर रहा था वो लड़का जिसका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। सो वो लड़का फेल हो जाता है, मैं पास हो जाता हूँ। तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ में कभी भी कमबैक किया जा सकता है। कभी भी आपकी हार होती है, उस हार से अगर आप सीख लेते हो तो आप कमबैक कर सकते हो। हालांकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ था, मैंने खाली सीएस फाउंडेशन क्लियर किया था। उस समय तक अभी सीएस का इंटरमीडिएट, सीएस फाइनल करना और पूरी डिग्री लेना बाकी था। लेकिन मुझे वो जो कॉन्फिडेंस वहां से मिला, वो शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फाउंडेशन बन गया। तो वहां पे मुझे एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। फिर मैंने और लग के पढ़ाई करी। बीच बीच में शेयर्स और शेयर मार्केट की बातें होती रही, क्योंकि सीएस के कोर्स में काफ़ी सारा डिस्कशन रहता है शेयर्स के बारे में। तो एक इंटरेस्ट वहाँ पे लगातार डेवलप होता रहा। लेकिन क्योंकि पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, तो कुछ बड़ी उस लेवल की इन्वेस्टिंग नहीं कर पाए। पापा के साथ डिस्कस करके कुछ थोड़ा बहुत जो करते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं लॉसेज ही होता था, क्योंकि वो पीरियड इस तरह का चल रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा मार्केट अच्छा नहीं चल रहा था। पर्टिकुलरली 2000-2001 में .com बबल के चलते बड़े बड़े स्टॉक्स बहुत ज़्यादा क्रैश कर गए। तो जो भी होल्डिंग्स थी पोर्टफोलियो के अंदर, उनमें काफ़ी लॉसेस भी दिखे। लेकिन वहाँ से हम लगातार एक लर्निंग ही लेने की मैं कोशिश करता रहा। जॉब लगी, एक अच्छी कंपनी में मूव हुआ। वहाँ से धीरे-धीरे मैं मूव करता चला गया और मैं साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, पीजी डिप्लोमा इन आईपीआर किया, उसके साथ में एमबीए फाइनेंस किया। आईआईएम बैंगलोर से मैंने लीडरशिप प्रोग्राम किया और अब आकर के मैंने सेबी रिसर्च एनालिस्ट का भी मैंने एग्जाम क्लियर करके एज अ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं सेबी के साथ एनरोल हो गया हूँ। सो ये सारी चीज़ें करते टाइम मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, वो जो मैंने लर्निंग ली थी फाउंडेशन क्लियर करने के टाइम पे, कि हारने के बाद कभी भी आप कम बैक कर सकते हो। तो वो लर्निंग मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी बड़ी कामयाब रही, क्योंकि बैक ऑफ माइंड पे था यार कि मैं 53% स्कोर करके अगर इतनी क्वालिफिकेशंस, इतनी डिग्रीज ले सकता हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब स्टॉक मार्केट की जर्नी भी साथ में मेरी जो चल रही थी, जब जॉब में आए, शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब जब मैं ट्रेडिंग करूं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लॉस करूं। जब जब मैं इन्वेस्ट करूं, अगर थोड़े अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट हो। मैं पेनी स्टॉक्स की तरफ भागूं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा लॉस हो। तो एक लर्निंग का प्रोसेस, वो जिसे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में फीस देना, तो वो फीस मैं लगातार देता रहा और सीख में लगातार लेता रहा। मैं धीरे धीरे चलता रहा। एक ही चीज समझ में आ रही थी कि जब भी मैं म्यूचुअल फंड्स में या अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पैसा बन रहा है। जब भी मैं थोड़ा ट्रेडिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा उतना नहीं बन पा रहा पैसा, बल्कि लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं। कारण उसके बहुत सारे थे। ना तो उस लेवल की लर्निंग थी जिस हिसाब की चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए, ना आप टाइम दे पा रहे हो, क्योंकि बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी इतनी टफ जॉब होती है, इतना ज्यादा आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है अपनी जॉब के अंदर डे टू डे बेसिस पे, कि आप फोकस ही नहीं कर सकते ट्रेडिंग पे। तो समझ में यही बात आई। तो इस वजह से ट्रेडिंग मेरी बहुत मिनिमल रही उस पीरियड में, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा से ट्रेडिंग की साइड पे काफ़ी सारा रहा। सो 2015-16 में मुझे पहली बार पता लगा कि कहीं पे कुछ ये डेटा ऐसा स्टॉक एक्सचेंजेस रिलीज करते हैं, पर्टिकुलरली एनएसई पे ऐसा डेटा रिलीज होता है जिसमें डेली बेसिस पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की क्या पोजीशंस बनाई आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने और प्रॉप डेस्क ने, और रिटेलर्स ने क्या किया, डीआईएस ने क्या किया, ये सारा डेटा शाम को एनएसई की वेबसाइट पे रिलीज होता है। तो वो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये तो किसी को ही नहीं पता, या बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस तरह का कोई डेली रिपोर्ट भी निकल करके आती है कि इंस्टीट्यूशंस क्या करके जा रहे हैं। अगर हमें पता लग जाए ये वाली बात, और रोज पता लग जाए, तो उनका अगले दिन का क्या मूव है वो तो हम डिकोड कर ही सकते हैं। तो धीरे धीरे उसको मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे समझ में आने लग गया कि यार ये अगर आज बुलिश पोजीशन ले जा रहे हैं तो अगले दिन बाजार साफ साफ ऊपर जा रहा है, अगर ये बियरिश पोजीशन बना के जा रहे हैं तो अगले दिन बाजार गिर रहा है। तो मुझे लगा यार मेरे हाथ में तो कारू का खजाना लग गया। एक जैसे लगता है कि कोई चाबी मिल गई हो मुझे गड़े हुए खजाने की। तो मैं काफी दिन तक उसको पहले तो ऑब्जर्व किया, फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने काम करना भी स्टार्ट किया। तो धीरे-धीरे मुझे यही बात समझ में आई कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसके ऊपर मुझे कोई भी बात नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कशन होते थे, तो वहाँ पे मैं भी जुड़ा हुआ था 1-2 स्टॉक मार्केट के ग्रुप, तो वहाँ पे मैंने अपना व्यू बेस्ड ऑन दिस डेटा डालना शुरू कर दिया कि जी मेरे हिसाब से 3-4 पैराग्राफ्स में डालना शुरू कर दिया कि कल बाजार ऐसा होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस डेटा। क्योंकि तब तक मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है अगले दिन बाजार वही कर रहा है, और बाजार ने वैसा-वैसा करना शुरू कर दिया। अब 2-3 दिन मैंने पोस्ट करी, उसके बाद मैंने पोस्ट डालनी बंद करी। मुझे लगा यार ठीक है, कोई इंटरेस्ट तो ले नहीं रहा, ना कोई रिएक्शन आ रहा है, तो 4-5 लोगों का
पिंग आ गया कि अमित आपने आज एनालिसिस नहीं शेयर किया अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मुझे लगा यार इसका मतलब लोग लाइक कर रहे हैं तभी पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो वो चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी कि किस तरीके से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अगले दिन का मार्केट का तुम्हारा व्यू क्या है बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़े मोटिवेशन वाली बात है, मुझे इसमें और घुसना चाहिए। तो धीरे-धीरे मैंने उसी निश को पकड़ लिया। तब तक मैंने ये चेक किया कि सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे इस डेटा के बारे में बड़ी लिमिटेड बात कर रहे थे लोग। तो वन फाइन डे 1st ऑफ February 2020 मेरी सिस्टर ने, उसको भी तब तक मैं डिस्कस कर चुका था, शी इज़ फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। तो मेरा आईटी में थोड़ा-सा हाथ जो था इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती थी कि क्या है, कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है। उसने कहा तू रुक, मैं तेरा यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। उसने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया और बना करके उसने उसके अंदर सारी चीज़ें सेट कर दी, जो भी सेटिंग्स करनी होती है। हालाँकि बड़ी बेसिक चीज़ें होती होंगी बट उसने थोड़ा पुश दिया। शायद मैं थोड़ा लेड बैक भी चल रहा था और क्योंकि तब भी मेरी जॉब चल रही थी। तो मैंने बिना फेस आए मैंने उसमें एक तरीके से वो डेटा शीट को लेकर के एनालिसिस शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आने लगा। कारण 1 फरवरी 2020 को मैंने वो बनाया और 1 फरवरी 2020 के शायद 15 या 20 दिन बाद ही मैंने प्रेडिक्शन की कि डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन गया है, एफआईज बहुत शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कोविड आने वाला है और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बाजार गिरने वाला है। शायद इसी वजह से इन लोगों ने इतनी बियरिश पोजीशन बना ली है। और ये सिचुएशन तब थी जब निफ्टी का लेवल उस समय 12,100 था, जिस दिन मैंने ये प्रेडिक्शन की कि कोविड की वजह से बाजार में बड़ा फॉल आने वाला है। और उस समय निफ्टी का लाइफ टाइम हाई जो था वो 12,300 था, यानी हम लाइफ टाइम हाई से विद इन 2% रेंज में थे और मैंने प्रेडिक्शन की कि बड़ा फॉल आने वाला और एफआईज उस समय इतनी बड़ी बियरिश पोजीशन बना चुके थे। तो वो प्रेडिक्शन डली और उसके कुछ दिन बाद ही बाजार का बहुत बुरा हाल हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 7,000 की रेंज में आ जाएगा। आई थिंक 72 या 7300 तक बाजार आ गया। तो वो लोगों का फिर बड़ा प्यार मिलने लगा कि किसी ने डेटा डिकोड करके इतना बड़ा फॉल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। टेक्निकल के बेसिस पे लोग करते हैं, लेकिन डेटा को डिकोड करके बताना किसी चीज को, क्योंकि टेक्निकल में प्रोबेबिलिटी शायद थोड़ी कम हो, लेकिन डेटा की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डेटा में आपको साफ साफ दिख पा रहा है कि बड़े वेल्स जो हैं वो क्या पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं। 28 फरवरी 2026 को वॉर हुई ईरान और यूएस के बीच में, लेकिन 18 फरवरी 2026 ठीक 10 दिन पहले हमने अपने YouTube चैनल पे पहले ही बता दिया था कि ये वॉर होने वाली है और ये वॉर बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट होने वाली है, क्योंकि वंस अगेन निफ्टी चल रहा था, निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 26,200 के आसपास का और उस समय निफ्टी चल रहा था 25,800, यानी सिर्फ 400 पॉइंट डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। लेकिन एफआईज ने वंस अगेन बहुत बड़ी बियरिश पोजीशन बना ली थी। सो जब उनकी इतनी बड़ी बियरिश पोजीशन, तो वहां पर आकर के मैंने व्यू बड़ा क्लियरली शेयर किया था कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि डेटा बहुत बियरिश है, संभल करके ट्रेड करें। अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसको प्रॉपरली हेज करके चलें, ज़्यादा ओवर बॉट ना हो, क्योंकि बाजार के गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो संभल करके चलें। और जिस दिन 25,400 के नीचे बाजार क्लोज होते हुए दिखे तो हो सके तो सारे लॉन्ग कट करके निकल जाए। और वहां से मैंने टारगेट दिया था कि पॉसिबल टारगेट है 21,800 तक जा सकता है बाजार। हालांकि बाजार 22,800 पे जब आया तो स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन रिवर्स करनी शुरू कर दी थी। तो वहां से हमने व्यू शेयर किया था कि अब बाजार यहां से बाय ऑन डिप्स है, यहां से बाजार अगर हम बाय करेंगे तो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पोजीशन अपनी वापस से पलटनी शुरू कर दी है। सो वहां से 22,200 तक बाजार जो है वो गया। लगातार 22,800 से 200 के बीच में हमारा व्यू यही रहा कि बाजार अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। डाउन साइड अब कैप्ड है, अगर कोई शॉर्ट है तो मेरे विचार में उसको क्लोज करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो भी एडवाइस हम देते हैं उसमें डिस्क्लेमर रहता है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही ट्रेड करें। सो वो व्यूज बैंग ऑन बार बार मैच हुए। 25,800 से बाजार 22,200 तक आया, 22,200 से बाजार दोबारा उठ करके 25,000 के पास तक आया। तो ये सारे मूव्स, और बीच में इन सालों में जितने भी बड़े मूव्स आए, मोस्ट ऑफ द मूव्स जो है वो डेटा ने साफ साफ बताया कि कैप्चर हो सकते हैं। बस डेटा पढ़ने वाला होना चाहिए। डेटा के अंदर सारी पिक्चर, सारी पोजीशन, ए टू जेड गेम दिखाई देती है। इस लेवल तक दिखाई देती है कि अब हमने अपने चैनल पे कोशिश करते हैं कि अगले दिन का एक प्रोबेबल चार्ट तक ड्रॉ करें, और वो शायद आई एम सेइंग दिस विद माय फीट ग्राउंडेड कि कोई भी शायद ट्राई नहीं कर रहा है पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पे कि अगले दिन का प्रोबेबल चार्ट ड्रॉ करे कि बाजार पहले गिरेगा,
गिरने के बाद थोड़ा साइडवेज जाएगा और फिर ऊपर जाएगा और इस तरह का पैटर्न बनाएगा, किस लेवल से उठेगा, वो कोशिश रहती है रिटेलर्स को बताने की, उनके साथ शेयर करने की, ताकि रिटेलर्स कहीं जो है वो थोड़ा एजुकेट हो, उनको भी पता हो कि बाजार कितना डिफिकल्ट है। सेबी को मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, वो बार बार डेटा रिलीज करती है कि किस तरीके से रिटेलर्स जो हैं वो लॉसेस करते हैं मार्केट के अंदर। 90% से ज़्यादा रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं। पिछले 3 साल का डेटा यही बोल रहा है, कभी 95%, कभी 93%, कभी 91%। इस तरह का सेबी के द्वारा डेटा रिलीज किया जा रहा है ताकि लोगों को रियलिटी चेक मिले कि सीखेंगे तो जीतेंगे, ऐसे नहीं जीतेंगे। और सीखने के लिए अगर स्मार्ट मनी को आपकी पोजीशन पता है, उसको पता है कि आप बुलिश बैठे हो तो वो बाजार नीचे लेके जाएगा, उसको पता है आप बियरिश बैठे हो तो वो बाजार ऊपर लेकर के जाएगा। तो अगर आपको उनकी पोजीशन पता है तो वो एडवांटेज तो आपके पास भी होना चाहिए। इसीलिए अब ये जो सारी चीजें सीखी मैंने, ये कहां से मैंने सीखी? ये सारी चीजें सीखी मैंने सिर्फ एक चीज से, वो जो एक जिद थी जो सीखा था, हारने के बाद हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहनी है ताकि हम जीत तक पहुंच सके। वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एम्बेडेड रह गई चीज शुरू से ही। और वो और फैमिली ने जो सपोर्ट दिया लगातार बेसिस पे, उसी वजह से मैं 2020 में जब चैनल लॉन्च हुआ उसके बाद मैं उस समय अराउंड 60 लाख के पैकेज पे था, उसको छोड़ के फुल टाइम मैंने अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और इन सारी चीज़ों पे मैंने फोकस किया और लगातार मैंने कोशिश करी सीखते रहने की। सारी चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो देखने में बड़ी ईजी लगती हैं, लेकिन इस जर्नी के अंदर कई डिफिकल्टीज भी आई, कई मुश्किलें भी आई। मैंने जब अपनी ट्रेडिंग करी तो शुरू शुरू में मुझे कई जगह पे सेटबैक भी लगा। कई बार डेटा जो है वो चलता था बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा पैसा बनता था, किसी किसी दिन जब नहीं चलता था तो बड़े लॉसेस भी किए। तो ये कुछ चीज़ें सीखी कि फॉर एग्जाम्पल कि बड़े लॉसेस से बचना चाहिए। 5 तरह के आउटकम होते हैं किसी भी एक ट्रेड के, एक छोटा लॉस, एक बड़ा लॉस, एक छोटा प्रॉफिट, एक बड़ा प्रॉफिट, एक नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें जो बड़ा लॉस है सिर्फ उसको एलिमिनेट करना है, बाकी के चारों आउटकम हमारे फेवर के हैं। छोटा लॉस भी हमारे फेवर का है। अगर हम उस छोटे लॉस में निकल जाएंगे तो अगले ट्रेड के बारे में सोच पाएंगे, लेकिन अगर हम उस छोटे लॉस में बैठे रह जाएंगे, टाइम से स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करेंगे, और कई लोग क्या गलती करते हैं, स्टॉप लॉस सिस्टम पे भी नहीं लगाते और बल्कि लॉस वाले ट्रेड में एवरेजिंग करते चले जाते हैं, तो वो उनका जो लॉस एक छोटा होता है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और ये चीज आप नोट करेंगे सबसे ज्यादा होती है एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन इन चीज़ों का होना, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ वंस अगेन स्टॉक एक्सचेंजेस का भी कि उन्होंने अब लिमिटेड एक्सपायरीज कर दी है। पहले डेली एक्सपायरी होती थी, डेली रिटेलर बहुत बुरी तरीके से लूज कर रहा था। अब एक दिन एक्सपायरी है, कम से कम रिटेलर थोड़ा संभल के ट्रेड करता है। कसिनो में लोग क्या करते हैं, लक चांस इसके ऊपर प्ले कर रहे होते हैं। एक्सपायरी वाले दिन भी ज्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, लक और चांस। क्योंकि अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, एक कैलकुलेटेड तरीके से ट्रेड नहीं लिया, तो आपने पैसा लूज करना ही करना है। तो इसलिए मैं बार बार एडवाइस करता हूं कि जो गलतियां मैंने करी वो आप मत कीजिए। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से के बजाय किसी दूसरे की गलती से सीख ले ले, क्योंकि अपनी गलती करके तो फिर आपको भी फीस पे करनी पड़ेगी, डैमेज लेना पड़ेगा। दूसरा जो डैमेज लेके बैठा हुआ है, सीख के बैठा हुआ है, जो आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, गाइड करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात सुने तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। हमेशा एक ही मैं फोकस देता हूं, बड़े लॉस से बच जाओगे तो मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। एक और मैं चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी जो लर्निंग की जो जर्नी है उसको हमेशा कंटिन्यू रखिए। मेरा एक ही मोटो है, मैं बार बार बोलता हूं, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। अगर आप ध्यान से अर्निंग की स्पेलिंग और लर्निंग की स्पेलिंग देखेंगे तो लर्निंग की स्पेलिंग के अंदर ही अर्निंग वर्ड छुपा हुआ है। तो अगर आप लर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली अर्न करोगे। तो आपको सीखते जरूर रहना है, साथ साथ अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना है। आप हो सके तो अपनी जर्नल बनाएं। जर्नल नहीं बना सकते आप, वीकेंड पे बैठें, देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि किस किस ट्रेड में मैंने लॉसेस किए, कहाँ मेरी गलती थी। अगर आप वो एक थोड़ा सा रियलिटी चेक खुद को देते रहेंगे तो आप और ज्यादा बेटर ट्रेडर बन के निकलेंगे। लेकिन अगर आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे तो फिर बनना, एक अच्छा ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक और छोटी सी लर्निंग मैं शेयर करना चाहता हूं जिसका मुझे बड़ा फायदा हुआ कि जब जब मुझे प्रॉफिट होता था, मुझे अंदर से एक लगता था यार कि इस प्रॉफिट का ना कुछ पोर्शन में म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, या मैं इस जूनियर बीस खरीद लेता हूँ, निफ्टी बीस खरीद लेता हूँ, बैंक बीस खरीद लेता हूँ। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था कि यार चलो मैंने कुछ पैसा सेव कर लिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो पैसा मैंने इधर उधर थोड़ा सेव किया प्रॉफिट वाले दिनों का, जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी वो पैसा मेरे काम आया। उस पैसे को मैंने कभी स्विच नहीं किया वापस ट्रेडिंग कैपिटल में। ट्रेडिंग कैपिटल मेरी अलग रखता था, लॉस होता था फिर थोड़ा बहुत वहां पे ऐड करता था, बट इन्वेस्टमेंट्स को मैं टच नहीं करता था। मेरी कोशिश रहती थी कि इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड होती रहे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का
पूरा कॉर्पस आपका अलग होना चाहिए, ट्रेडिंग का कॉर्पस आपका अलग होना चाहिए। लोग इनको मिक्स कर देते हैं, खासतौर से बड़े लॉस वाले दिन क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स को भी वाले पैसे को भी मूव कर लेते हैं इधर, वहां पे मार्जिन ले लेते हैं या कुछ करते हैं। वो चीजें जो है वो आपके अगेंस्ट जाएंगी, क्योंकि उस समय आप जो डिसीजन ले रहे हो वो इमोशनल ज्यादा है, वो कैलकुलेटेड बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए संभल के ट्रेड करना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये मेरी जर्नी थी दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार रिटेलर्स को एजुकेट करने की, डेटा के बारे में, स्मार्ट मनी की पोजीशंस के बारे में, किस तरीके से आप लोग भी स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को पकड़ करके ट्रेड कर सकते हैं, समझ करके ट्रेड कर सकते हैं, क्या उनका प्रोबेबल प्लान हो सकता है और अपना एक ट्रेडिंग के अंदर एक करियर बना सकते हैं। जाने से पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, खास तौर से उन लोग के लिए जो मार्केट में नए आ रहे हैं और उन लोगों के लिए जो मार्केट में बड़ा लॉस खा के बैठे हैं, उन लोग के लिए मैं कुछ 3-4 चीजें ऐसी अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है शायद उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको इन्वेस्ट करना है टाइम, पैसा नहीं, टाइम इन्वेस्ट करना है लर्निंग में। पहले थोड़ा सीखने की कोशिश करें, कोई सेटअप लर्न करने की कोशिश करें, उसको बैक टेस्ट करके देखें कि वो वर्क कैसा कर रहा है। देखिए मार्केट में आकर के ट्रेड लेना मोबाइल पे इट्स वेरी इजी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां से सस्टेन्ड इनकम बना सकते हैं। जैसे मैंने टॉक में पहले भी बोला कि इसको हमें बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। बिजनेस तभी आपका कामयाब होता है जब उसको बिजनेस के आपको छोटे मोटे बातें सारी पता हो, वो आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। जब आप सीख लें उसकी थोड़ी बैक टेस्टिंग करें। जब आपको बैक टेस्टिंग करने के बाद कॉन्फिडेंस नजर आने लग जाए कि हाँ यार मैंने कुछ सीख लिया है, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। चाहे आप 1 हफ्ता करके देखिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है दोस्तों, हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना तो एकदम से हम मैदान में कूद जाते हैं, वही सबसे बड़ी गलती है। पहले आप थोड़ा सा पेशेंस रखें कि यार मैं पहले बैक टेस्ट कर लूं, एक बार पुराने दिनों के चार्ट पे देखूं ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं, और उसके बाद उसको पेपर ट्रेड करके देखूं, 4-5 दिन तो करके देखो कम से कम, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। जब आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 उस पर ध्यान देना है। अब आपके पास एक स्ट्रेटेजी आ चुकी है, आप थोड़ा बहुत सीख चुके हो, आपको स्टार्ट करना है स्लो, स्लो एंड लो। क्यों? आप जिम जाते हो, जिम जाते साथ ही अगर आप पहले दिन ही 20 केजी का डंबल उठा लोगे तो आपके हाथ अगले दिन ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। यही आप 2 केजी या 5 केजी के डंबल से शुरू करोगे, उसके बाद जाओगे आप 10 केजी पे, फिर 20 केजी पे जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी एक आपका फिजिकल पार्ट है, उसको ट्रेनिंग नहीं है उस उतनी स्ट्रेंथ की पहले दिन से। आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते हो। जितने बॉडी बिल्डर्स हैं इन्होंने बड़े लो वेट से शुरू किया था, तब जाके आज बॉडी बिल्डर बने हैं। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो भी बॉडी बिल्डर्स की तरह हैं, उन्होंने छोटी क्वांटिटी से ही शुरुआत की थी। आपको भी एग्जैक्ट वही प्रोसेस फॉलो करना है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर ने फॉलो किया था। क्या? कि छोटी क्वांटिटी से डिसिप्लिन के साथ सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, आपका हार्ट इन्वॉल्व है, और ब्रेन और हार्ट भी फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी है। छोटी क्वांटिटी से आप उनको ट्रेनिंग दोगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली एक एक लॉट आप बढ़ाइएगा। जब आप सक्सेसफुल हो तो आपको बात समझ में आएगी कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है मेरा सेटअप, और मैं अगर कोई गलती कर रहे होगे तो छोटे में ही आप सीख लोगे। वही अगर आपसे बड़ी गलती दोबारा हो गई तो फिर आप चाहे नए ट्रेडर हो, चाहे आप बड़े लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, दोबारा उठ नहीं पाओगे। शुरुआत में जरूरत होती है सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस की। मेरी जर्नी में मुझे क्या मिला था? मेरी फैमिली से कॉन्फिडेंस। जॉब छोड़ते टाइम मुझे क्या मिला था? मेरी फैमिली से कॉन्फिडेंस। तो आपको वो कॉन्फिडेंस अगर चाहिए, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप छोटे छोटे कदमों पे चलते रहोगे, और आपको कोई धक्का भी लगेगा तो छोटे कदमों में आप गिरोगे नहीं, संभल जाओगे। तीसरी चीज, लगातार लर्निंग करते रहनी है, संभल करके ट्रेड करते रहना है, आप ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे कामयाब होते चले जाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप इनको ध्यान में रख लोगे तो आप डेफिनेटली एक एज पाओगे अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। थैंक यू सो मच।